हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल करने वाले हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 41 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है ना। R1 और R2 क्या है, तुल्यता संबंध दे दिए। और अपन ने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था कि कोई रिलेशन तुल्यता रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, यदि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, समतुल्य, सममित और संक्रामक हो, तो अपन कह देते हैं कि उस सेट में, दिए गए सेट में जो कोई रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है ना। तो सेट कौन सा दिया है, दो चीजें दे रखी है, पहले लिखते हैं आंसर में। चूंकि समुच्चय A में R1 व R2 तुल्यता संबंध है ना। अब मुझे चेक क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या है, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो रिफ्लेक्सिव की जांच करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव, लेट या फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A है ना, A, A बिलोंग्स टू R1 एंड A, A बिलोंग्स टू R2। A, A R1 से भी बिलोंग कर रहे हैं और A, A R2 से भी बिलोंग कर रहे हैं। बोले सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि R1 और R2 दोनों कैसे हैं, सेट A में क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, चूंकि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तुल्यता संबंध है ना। अब ये क्या देगा कि A बिलोंग्स टू, देखो R1 से भी A R1 से भी बिलोंग कर रहा है और R2 से भी बिलोंग कर रहा है, तो अपन क्या कह देंगे कि A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है ना। इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो किसी भी सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, मान लो कोई सेट A है और ये सेट B है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, जो दोनों में, जो कॉमन हो ना, जो दोनों में, उसको क्या कहते हैं कि इंटरसेक्शन है ना। तो फॉर A बिलोंग्स के लिए A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 से है, जितने भी सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके डबलेट्स R1 इंटरसेक्शन R2 वाले रिलेशन में हैं, तो अपन क्या कह देंगे कि रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव है ना। इसलिए रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी भी रिलेशन के सिमेट्रिक करने के लिए क्या करते हैं कि A, B बिलोंग्स टू उसमें मानते हैं और प्रूफ क्या कर देते हैं कि B, A बिलोंग्स टू क्या है, R है, तो रिलेशन क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है ना। तो मैं मानूंगा लेट A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं A और B के लिए मैंने क्या माना कि A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में है। अब ये क्या कहेगा, इंटरसेक्शन में है, तो ये क्या देगा मुझे कि A, B बिलोंग्स टू R1 एंड A, B बिलोंग्स टू R2। अगर R1 इंटरसेक्शन में R1 में हैं तो R1 में भी होंगे और R2 में भी होंगे है ना, वो देखो दोनों में होंगे। अब देखो अगर A, B बिलोंग्स टू R1 है तो B, A बिलोंग्स टू भी क्या होगा, R1 एंड B, A बिलोंग्स टू क्या होगा, R2। बोले सर क्यों होगा, A, B बिलोंग्स टू R1 है तो B, A बिलोंग्स टू R1 क्यों होगा, क्योंकि R1 और R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कोई रीजन, क्योंकि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। अब B, A R1 में भी है और B, A R2 में भी है, तो इससे क्या इम्प्लाई होता है कि B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। जो दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा है ना। अब A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 माना था और मैंने प्रूफ क्या कर दिया कि B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, इसलिए रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी होगा।
ठीक है। अब बात रही ट्रांजिटिव की, है ना। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। इसके लिए मैं मानता हूं ट्रांजिटिव संक्रामक की बात करें ना, इसके लिए 2 एलिमेंट मानेंगे, लेट a, b, c बिलोंग्स टू a, है ना। एंड और क्या माना कि a, b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा b, c इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2। देखो ट्रांजिटिव में मैं क्या प्रूव करूंगा कि a, b बिलोंग्स टू R1 में है और b, c बिलोंग्स टू R है, तो ये प्रूव हो जाए किसी तरह कि a, c भी बिलोंग्स टू R है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा ना। इससे क्या होगा कि a, b belongs to R1 and a, b belongs to R2 तथा b, c belongs to R1 and b, c belongs to R2, है ना। a, b belongs to R1 माना और b, c बिलोंग्स टू R1 माना, और उसी तरह a, b बिलोंग्स टू R2 माना, a, b बिलोंग्स टू मैंने R1 इंटरसेक्शन R2 माना, तो R1 में भी है R2 में भी है। उसी तरह b, c बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 में माना, तो b, c R1 में भी है और R2 में है। ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये इम्प्लाई क्या करेगा कि a, c, देखो a, b बिलोंग्स टू R1 है और b, c बिलोंग्स टू R1 है, तो a, c बिलोंग्स टू R1 होगा कि नहीं होगा, बिलोंग्स टू R1 एंड a, c बिलोंग्स टू R2। बोले सर क्यों, क्योंकि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। देखो a, b बिलोंग्स टू R1 है और b, c बिलोंग्स टू R1 है, वो क्या इंप्लाई करेगा कि a, c भी बिलोंग्स टू R1 है। उसी तरह a, b बिलोंग्स टू R2 है और b, c बिलोंग्स टू R है, वो भी क्या इंप्लाई करेगा कि a, c बिलोंग्स टू R2 है। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। तो ये इंप्लाई क्या करेगा, R1 में भी है R2 में भी है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि a, c बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, है ना। देखो मैंने क्या किया, a, b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 माना, b, c बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 माना, प्रूफ क्या कर दिया कि a, c बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, इसलिए रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। अब जो रिलेशन है R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। सो रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 42 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 42 है कि मान लीजिए समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का एक संबंध एक्स वाई आर यू वी यदि और केवल यदि एक्स वी इक्वल्स टू वाई यू द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो देखो क्या है कि कोई एलिमेंट ए रिलेशन ए के अंडर में बी से रिलेटेड है, तो अपन उसको यूँ लिख सकते थे कि ए आर बी, या उसको कैसे शो करते थे कि ए, बी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है कि पहला ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से, और किस तरह रिलेटेड है ये डेफिनेशन है ना। और कोई सेट ए है उसके धन पूर्णांक, कोई सेट ए में पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर, वो एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है ना। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए मैं क्या सिद्ध करूंगा कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों प्रूफ करूंगा ना। पहले जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं। आंसर में क्या दिया है कि चूंकि एक्स वाई रिलेटेड टू है यू वी
और डेफिनेशन क्या है कि एक्स वी बराबर है वाई यू, है ना। ये इसकी डेफिनेशन है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है एक दूसरे से, वो क्या निकल के आ रहा है कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट दूसरा एलिमेंट एक मल्टीप्लाई और बीच वाले दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल है दोनों के ना। देखो ये जो दे रखा है उसको समझने की कोशिश किया करो, कैसे दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड कैसे हैं कि पहला और लास्ट दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो एक्स इंटू वी बराबर आ रहा है दोनों बीच वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ गई ना। अब मेरे को इसको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव शो करना है ना, रिफ्लेक्सिव। तो मैं मानता हूं लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू क्या है ए। सेट ए में से मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया एक्स कोमा वाई वाला, है ना। अब मैं देखता हूं चूंकि क्या है कि एक्स कोमा वाई रिलेटेड है एक्स कोमा वाई से। बोले सर क्यों कि देखो अब इस पे ये रिलेशन लगाऊं मैं इस ऑर्डर्ड पेयर पे, तो देखो पहला किससे मल्टीप्लाई होगा लास्ट से, तो क्या देगा एक्स वाई इक्वल्स टू बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे वाई एक्स, है ना। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, कि एक्स सेट ए में से एक मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिया और मैंने वो रिलेशन लगा के देखा जो क्वेश्चन में गिवन है, मैंने देखा कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, हाँ तो इक्वल आ रहे हैं। तो ये जो फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए के लिए जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, कि है ना। एक ये ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होता है ना। रिफ्लेक्सिव कब होता है कि फॉर ऑल कोई ए एलिमेंट है सेट ए से है और ए कोमा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाए आर, तो मैं क्या कहता हूँ कि रिलेशन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर आ रहा है, देखो एक्स कोमा वाई ए कोमा ए की जगह मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए, है ना। इसलिए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। मैंने क्या करेंगे सिमेट्री के लिए, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे सेट ए में, है ना। कोई दो ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे सेट ए में। बोले सर दो ऑर्डर्ड पेयर क्यों, क्योंकि देखो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या हो सेट ए में, और क्या हो जाए कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, और उससे मैं क्या इंप्लाई कर दूं कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाए, तो मैं क्या कहता हूँ कि जो रिलेशन आर है वो क्या है, सिमेट्रिक है। उसमें दो एलिमेंट मानने पड़ते हैं। अब इस रिलेशन के अंतर्गत मेरे को दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे, तो क्या होंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो मैं दो ऑर्डर्ड पेयर मान रहा हूँ, है ना। लेट एक्स कोमा वाई एंड यू कोमा वी बिलोंग्स टू ए, एंड क्या लिया मैंने कि एक्स कोमा वाई रिलेटेड है किससे, यू कोमा वी से। मैंने दो चीज़ें ली, देखो दो एलिमेंट माने और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब पहला एलिमेंट रिलेटेड है दूसरे एलिमेंट से। अब इन पे मैं लगाऊंगा डेफिनेशन, तो ये क्या देगा फर्स्ट इनटू लास्ट, तो एक्स वी इक्वल्स टू क्या देगा वाई यू, है ना। इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ। देखो आप सोचना कैसे है, जब मैं इसको देखो एक्स कोमा वाई ले लिया, एक्स कोमा वाई रिलेटेड टू यू कोमा वी ले लिया मैंने, और मेरे को इम्प्लाई क्या करवाना है कि यू कोमा वी रिलेटेड टू एक्स कोमा वाई, है ना। इस पर मैं डेफिनेशन लगाऊँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए कि यू वाई इक्वल्स टू आना चाहिए वी एक्स, यू वाई आना चाहिए ना। तो यू वाई देखो यू वाई पहले है, तो पहले देखो आगे पीछे लिख सकता हूँ, तो मैंने इनको आगे पीछे लिखा तो क्या आया, यू वाई इक्वल्स टू क्या आया वी एक्स। और ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, यू वाई इक्वल्स टू वी एक्स। देखो पहले मैंने एक्स कोमा वाई रिलेटेड टू यू कोमा वी लिया, उस पर मैंने डेफिनेशन लगाई, और मेरे को पता है मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है, मैं सोच कैसे रहा हूँ कि मेरे को चाहिए क्या कि यू कोमा वी रिलेटेड टू चाहिए मेरे को एक्स कोमा वाई। तो मैंने रफ कॉपी में लगा के देखा यू कोमा वाई रिलेटेड टू एक्स कोमा वाई पे यू कोमा वी को, तो मैं डेफिनेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, यू वाई इक्वल्स टू वी एक्स चाहिए। तो मेरे पास वी एक्स इक्वल्स टू यू आई था, तो मैंने इनको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, है ना। तो ये क्या बन गया, है ना, यू कोमा वी रिलेटेड है किससे, एक्स कोमा वाई से, इसलिए रिलेशन आर इज सिमेट्रिक।
अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव देखो क्या है, उससे पहले अपन समझते हैं ट्रांजिटिव होता कैसे है। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी सेट ए में मान लेते हैं रिलेशन है, तो मैं 3 एलिमेंट मानता हूँ उसके, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, और क्या मानता हूँ कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। उससे क्या इंप्लाई हो जाए कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है ना। अब मेरे को 3 एलिमेंट मानने हैं पहले तो 3 एलिमेंट मेरे को किस फॉर्म में मानने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो मैं मानता हूँ लेट 3 एलिमेंट मान लूँ एक्स कोमा वाई कोमा यू कोमा वी एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। 3 सेट ए के मैंने क्या ले लिए, 3 ऑर्डर पेयर ले लिए। बोले सर क्यों, क्योंकि सेट ए में कर्मित युग्मों पे है रिलेशन, सेट ए के ऑर्डर्ड पेयर पे ही क्या है रिलेशन है, तो मैंने 3 ऑर्डर्ड पेयर मान लिए ना। अब देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लेना है मेरे को, तो पहले मेरे को ये दोनों लेने पड़ेंगे है ना, एंड एक्स कोमा वाई रिलेटेड है किससे, यू कोमा वी से। ए कोमा बी हो गया, और क्या लूँगा यू बी कोमा सी, मतलब बी की जगह क्या होना है, यू कोमा वी रिलेटेड है किससे होगा, ए कोमा बी से। देखो 3 एलिमेंट मानते हैं, मैंने 3 एलिमेंट माने, देखो ये फिर मैं लेता हूँ कि पहले 2 रिलेटेड हैं आर से, तो देखो पहले 2 रिलेटेड हैं आर से, एंड बीच वाले लास्ट वाले 2 रिलेटेड हैं आर से, एंड लास्ट वाले 2 रिलेटेड हैं आर से, है ना। अब इन पे लगाऊंगा डेफिनेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो क्या देंगे, बाहर वाले पदों का गुणा क्या देगा, एक्स वी इक्वल्स टू यू वाई, एंड ये क्या देगा, ये क्या देगा, बी यू इक्वल्स टू देगा ए वी, है ना। अब मेरे को चाहिए क्या कि ए कोमा, देखो इसको तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है, इस रिलेशन को सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो मैंने प्रूफ कर दिया, ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए मैंने ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर ले लिया, देखो ले लिया, दो ऑर्डर्ड पेयर मान के बिलोंग्स टू आर ले लिया, उस पर डेफिनेशन लगा दी। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर ले लिया और उन पे डेफिनेशन लगा दी। अब मेरे को चाहिए क्या, ए कोमा सी, मतलब फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ रिलेशन चाहिए, और फर्स्ट वाला कौन है यहाँ पे, एक्स कोमा वाई। देखो रफ कॉपी में, ये रफ कॉपी है, यहाँ इधर ये क्या है, रफ कॉपी है। एक्स कोमा वाई रिलेटेड चाहिए मेरे को किससे, ए कोमा बी से। बी ट्रांजिटिव प्रूफ होने के लिए मेरे पास क्या आना चाहिए, ये तो ए कोमा सी, ए की जगह मेरे पास क्या है एक्स कोमा वाई, और सी की जगह क्या है ए बी, है ना। अब अगर ये आने चाहिए तो मेरे को चाहिए क्या, पहले तो देखो बाहर वाले पदों को गुणा करूँगा तो क्या चाहिए, बी एक्स इक्वल्स टू क्या चाहिए, ए वाई चाहिए। मतलब इनसे मेरे पास क्या आना चाहिए, बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई आ जाए, इनको सोल्व करके मेरे पास क्या आ जाए, बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि एक्स कोमा वाई रिलेटेड है किससे, ए कोमा बी से। तो मेरे पास 2 पद है, देखो ना, जो मेरे को सिद्ध करना है उसमें मेरे को यू वी नहीं चाहिए, देखो यू वी नहीं चाहिए, दोनों में यू वी आ रहे हैं, दोनों जगह से मैं यू वी क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल देता हूँ, देखो क्या, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू यू अपॉन वी। यहाँ से भी मैं यू वी का मान निकाला और यहाँ से मैं यू अपॉन वी का मान निकालूंगा और दोनों से क्या रख दूंगा, इक्वल। एंड बोले सर क्यों निकाल रहे हैं अपन, देखो मेरे को चाहिए क्या, बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई चाहिए, मेरे को बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई चाहिए, मतलब यू वी मेरे काम के नहीं है, यू वी यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों जगह से गायब कर रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने यू अपॉन वी निकाला, तो यहाँ भी क्या निकालूंगा, यू अपॉन वी इक्वल्स टू, इधर क्या है, ए अपॉन बी, है ना। ये लिया मैंने फर्स्ट, ये लिया मैंने सेकंड, तो लिखूँगा बाय फर्स्ट एंड सेकंड, क्या जगह, ये भी एक्स अपॉन वाई बी यू अपॉन वी के इक्वल है, और ए अपॉन बी बी यू अपॉन बी के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, बी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए वाई। देखो बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई, और मेरे को बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई ही चाहिए था। बोले सर कैसे, कैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि यू और वी, देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू लिया, मतलब पहले और दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू आर लिया, दूसरा और तीसरा बिलोंग्स टू आर लिया, और मेरे को चाहिए क्या, पहला और लास्ट बिलोंग्स टू आर चाहिए, पहला और लास्ट। और मैंने रफ कॉपी में लगा के देखा कि पहला और लास्ट बिलोंग्स टू आर होने के लिए अगर मैं हो जाएंगे तो उन पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या देगा वो, कि बी एक्स इक्वल्स टू क्या देगा, ए वाई, बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई दिएगा।
तो मेरे पास यहाँ दो कंडीशन थी, इनसे मैं बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई बनाऊँगा। तो मैंने देखा कि यहाँ इस जो मेरे को प्रूफ चाहिए उसमें यू और वी काम के नहीं है, यहाँ भी यू और वी थे, यहाँ भी यू और वी थे, तो यहाँ भी मैंने यू अपन वी की वैल्यू निकाली, यहाँ से भी यू अपन वी की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वल रखा, तो क्या आ गया बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई। और इसने क्या प्रूफ कर दिया कि पहला एलिमेंट कौन था, एक्स वाई रिलेटेड टू किसके हो गया, ए बी के, इसलिए रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। अब रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। सो गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और ये मेरे को क्या प्रूफ करना था, तुल्यता संबंध ही क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 43 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 43 है कि मान लीजिए कि x कोई सेट है, x कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट, ठीक है। और क्या बोला कि मान लीजिए कि x में एक रिलेशन है R1, x में सेट x में एक रिलेशन है R1 जिसकी डेफिनेशन क्या है कि उसमें x, y ऑर्डर्ड पेयर है, और डेफिनेशन क्या है कि x और y जो दो ऑर्डर्ड पेयर के जो दो एलिमेंट है उनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 3 से क्या है, भाज्य है, ठीक है। मतलब x, y इस सेट के दो एलिमेंट लूंगा, ऐसे दो एलिमेंट लूंगा जो 3 से भाज्य हैं, जिनका अंतर 3 से भाज्य है, तो इस रिलेशन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। द्वारा प्रदत्त एक संबंध R1 है, तो एक तो संबंध दे दिया x में R1, दूसरा रिलेशन क्या है R2, क्या दिया x, y है, और वो क्या बोलेगी x, y या तो सबसेट है 1, 4, 7 का, या x, y सबसेट है जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किसका 2, 5, 8 का सबसेट है, या जो ऑर्डर्ड पेयर x, y वो 3, 6, 9 का सबसेट है, ठीक है। या तो इसमें से कोई दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाऊंगा, वो इस रिलेशन R2 में आएंगे, या इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाऊंगा वो R2 में आएंगे, या इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाऊंगा वो किस में आएंगे, R2 में आएंगे, ठीक है। द्वारा प्रदत्त x में एक अन्य संबंध R2 है, सिद्ध कीजिए कि R1 इक्वल्स टू क्या है, R2। मुझे सिद्ध करना है कि R1 से रिलेशन से जो सेट बनेगा वो R2 रिलेशन से जो सेट बनेगा उसके क्या होगा, इक्वल्स टू, इक्वल होगा ना। तो देखो अपन 11th क्लास में अपन ने सीखा कोई भी दो सेट इक्वल कब होते हैं, है ना। मान लेते हैं मेरे को क्या प्रूफ करना है कि सेट ए इक्वल्स टू क्या है, बी है, तो मैं कैसे प्रूफ करता हूँ कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, और क्या प्रूफ करता हूँ बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। तो ये बात क्या इंप्लाई कर देता है कि सेट ए इक्वल्स टू क्या है, बी। ये मेरे को प्रूफ करना था, तो मैं क्या करता हूँ, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, तो दोनों सेट क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, R1 को तो R2 का सबसेट प्रूफ करूँगा, और R2 को क्या R1 का सबसेट प्रूफ करूँगा, है ना। तो उसमें देखो क्या है, मैंने R2 रिलेशन को देखा, है ना। R2 में रिलेशन में 3 सेट दे रखे हैं, 1, 4, 7, 2, 5, 8 और 3, 6, 9। इनको गौर से देखा, आंसर में पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं, चूंकि x इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड R1 इक्वल्स टू क्या है, x, y such that x minus y संख्या 3 से भाज्य है। मतलब R1 में ऐसे वाले ऑर्डर पे रहेंगे कि x के दो एलिमेंट लूँ, उनका अंतर 3 से भाज्य है, तो ऑर्डर पे इसमें आएगा, ठीक है। वह R2 जो रिलेशन है वो क्या है कि x, y सच दैट x, y वाला जो ऑर्डर पेयर है सबसेट है किसका, या तो 1, 4, 7 का, या x, y वाला जो ऑर्डर पेयर है वो सबसेट है किसका, 2, 5, 8 का, या x, y वाला जो ऑर्डर पेयर है वो सबसेट है किसका, किसका, कौन से सेट का, 3, 6, 9 का, है ना। ये R2 रिलेशन है। और क्या है कि R1 है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस A का, क्योंकि R1 सेट A में रिलेशन x में रिलेशन है x क्रॉस x का। वह R2 जो रिलेशन है वो भी सबसेट है किसका, एक x क्रॉस x का। भी दोनों ही रिलेशन किस में, सेट x में है, ठीक है।
अब मुझे R1 इक्वल्स टू R2 प्रूव करना है। तो मैंने देखा कि ये देखो ये जो जितने भी सेट हैं R2 रिलेशन वाले, R2 रिलेशन है ना, ये सब सेट है, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा ना, चूंकि समुच्चय, तीनों समुच्चय ले रहा हूँ, कौन से, 1 4 7 कोमा दूसरा क्या है 2 5 8 व 3 6 9 समुच्चयों के किन्हीं भी 2 अवयवों को लेने पर उनका यह अभिलक्षण है कि, एक लक्षण है कि इन सेट में से किन्हीं भी सेट में से कोई दो एलिमेंट लूँ ना, यूनिक एक इसमें से एक इसमें से, इस सेट में से कोई दो एलिमेंट लूँ या इस सेट में से कोई दो एलिमेंट लूँ या इस सेट में से कोई दो एलिमेंट लूँ, तो अभिलक्षण है कि दोनों एलिमेंट्स का अंतर 3 से क्या है, 3 से भाज्य है। दोनों एलिमेंट का जो कोई भी दो एलिमेंट लूंगा तो क्या है, 3 से भाज्य होगा। देख लो इनमें से कोई दो एलिमेंट लूँ, देखो 1 4 लिया तो दोनों का अंतर क्या आएगा, या तो -3 या +3, 3 से भाज्य है। इनका अंतर लिया तो +6, देखो 1 और 7 लूँ, दो कोई एलिमेंट, तो इनको घटाऊँ तो या तो 1 में से 7 जाएगा तो -6 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो +6, 3 से भाज्य है वो। इन दोनों को लिया तो +3 -3, ऐसे इन दोनों को कोई से भी दो एलिमेंट, इन तीनों सेट में से प्रत्येक सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट लो, उनका ये लक्षण है कि उन दोनों एलिमेंट का अंतर क्या है, कि वो 3 से क्या होगा, भाज्य होगा, है ना। ये बात आगे काम में आएगी। अब देखो मेरे को प्रूफ करने के लिए क्या है कि मेरे को ए को बी का सबसेट प्रूफ करना है और बी को ए का सबसेट। पहले मैं ए को बी का सबसेट प्रूफ करने के लिए मैं मान लेता हूँ, लेट x, y बिलोंग्स टू R1। मैंने R1 में माना x, y को, और मैं क्या लास्ट में जाते जाते प्रूफ कर दूंगा कि x, y R2 में भी है। तो क्या हो जाएगा, R1 जो है सबसेट हो जाएगा इसका R2 का, है ना। x, y R1 में है तो ये डेफिनेशन से, R1 की डेफिनेशन से क्या देगा कि x माइनस वाई, R1 की डेफिनेशन ये तो है कि x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है। होगा कि नहीं होगा? भी मैंने x, y को R1 में माना और R1 में होगा तो x, y का जो अंतर है वो क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। अब ये x, y 3 से भाज्य है तो इसके भी एलिमेंट हो सकते हैं दोनों, इसके भी हो सकते हैं और इसके भी हो सकते हैं, तो वही लिख रहा हूँ मैं, है ना। इसलिए क्या इम्प्लाई करेगा कि x, y सबसेट हो सकता है किसका, 1 4 7 का। बोले सर क्यों? क्योंकि इसके में से भी दो एलिमेंट लूंगा वो 3 से भाज्य होंगे। अभी बताया तो है, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट लूंगा वो 3 से क्या होंगे, भाज्य होंगे। या क्या होगा, x, y सबसेट हो सकता है किसका, 2 5 8 का, या x, y सबसेट हो सकता है किसका, 3 6 9 का। मतलब या तो इसका सबसेट हो सकता है या इसका सबसेट हो सकता है या इसका सबसेट हो सकता है। देखो मैंने x, y को R1 में माना और डेफिनेशन लगाई तो 3 से भाज्य है। x माइनस वाई का अंतर क्या है, 3 से भाज्य है। अब वो दोनों एलिमेंट x और y इसमें से भी हो सकते हैं, देखो क्योंकि इन दोनों में से कोई दो एलिमेंट लूंगा वो 3 से भाज्य है, या वो इन दोनों में से हो सकते हैं या इस सेट में से हो सकते हैं। तो ये जो है ये और ये किस सेट में, देखो ये किस में है, रिलेशन R2 में है, ये किस में है, रिलेशन R2 में। तो क्या हो जाएगा कि x, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R2। बोल सर कैसे, x, y को मैंने R1 में माना, डेफिनेशन लगाई और इसमें भी बिलोंग करते हैं ये, तो क्या होगा x, y बिलोंग्स टू R2 हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि R1 में तो मैंने माना था और R2 में प्रूफ कर दिया, तो क्या हो गया, R1 इज सबसेट ऑफ R2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब उल्टा मानेंगे, अब x, y को मानेंगे R2 में। देखो कैसे, अब x, y बिलोंग्स टू R2। अब मैंने पहले तो R1 में माना था और R2 में बिलोंग करवा दिया था। अब मैंने R2 में मान रहा हूँ तो R2 की डेफिनेशन से क्या होगा, R2 की डेफिनेशन से क्या होगा, x, y या तो इसका सबसेट है या इसका सबसेट है या इसका सबसेट है, तो तीनों लिखेंगे। क्या होगा कि x, y सबसेट है किसका, 1 4 7 का, या
एक्स कोमा वाई सबसेट है किसका 2, 5, 8 का, या क्या होगा एक्स कोमा वाई वाला जो ऑर्डर पेयर है वो सबसेट होगा किसका 3, 6, 9 का। ठीक है, R2 में माना तो R2 की डेफिनेशन से ये होगा। अब इन दोनों में से है तो इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट लूँगा 3 से भाज्य, इनमें से भी 3 से भाज्य और इनमें से भी 3 से भाज्य, तो मैं क्या लिखूँगा कि x कोमा वाई है ना, नहीं हाँ यहाँ क्या आएगा कि x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है। बोलो सर कैसे, अगर इन दोनों में से कोई 2 एलिमेंट लूँगा वो भी 3 से, उनका अंतर 3 से भाज्य होगा, इन दोनों में से है तो भी 3 से भाज्य होगा अंतर, और इन दोनों में से है तो भी 3 से भाज्य होगा इन दोनों का अंतर। और ये डेफिनेशन किसकी है कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू R1, R2 में तो लिया था मैंने और R1 में आ गया, ये डेफिनेशन R1 की है ना। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि R2 जो है वो सबसेट है किसका R1 का, नंबर 2। नंबर 1 में मैंने R1 को R2 का सबसेट प्रूव किया और नंबर 2 में R2 को R1 का सबसेट प्रूव किया। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड R1 इक्वल्स टू क्या हो गया R2। ये मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 44 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 44 है कि मान लीजिए कि f जो है x से y एक फलन है, फलन दे दिया f जो फंक्शन है वो क्या है सेट x से सेट y में डिफाइन है। ठीक है, x में r कैसा रिलेशन है कि a कोमा b सच दैट क्या है f a इक्वल्स टू क्या है f b है, द्वारा प्रदत्त एक संबंध R परिभाषित कीजिए। एक रिलेशन दे दिया R जिसकी डेफिनेशन ये दे दी। जांच कीजिए कि क्या R एक तुल्यता संबंध है। R को एक हमें क्या सिद्ध करना है, जांच करनी है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध है या नहीं है। तुल्यता संबंध जांच करने के लिए अपन क्या जांच करेंगे, क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में पहले, क्योंकि f जो है सेट x से सेट y में डिफाइन है ना, एंड R जो है सबसेट है किसका x क्रॉस x में रिलेशन है R और वो क्या है a कोमा b सच दैट f a इक्वल्स टू क्या है f b, है ना। एफ ए इक्वल्स टू क्या एफ बी, है ना। और इस रिलेशन आर को मेरे को क्या प्रूव करना है कि वो आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो मैं मानता हूँ रिफ्लेक्सिव, इसके लिए पहले क्या किसकी जांच करेंगे, रिफ्लेक्सिव की। लेट कोई एलिमेंट ए माना मैंने, है ना, ए बिलोंग्स टू सेट एक्स, सेट एक्स का मैंने एक एलिमेंट मान लिया क्योंकि रिलेशन एक्स इंटू एक्स में ना, चूंकि एफ ए इक्वल्स टू एफ ए, पहले मैंने डेफिनेशन लगाई कि दोनों के लिए इक्वल है क्या। तो हाँ, आप देखो कि एफ ए इक्वल्स टू एफ ए होता है। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, है ना। एफ ए इक्वल्स टू एक्स, एफ ए है, इसका मतलब क्या कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, इसलिए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, समतुल्य है ये। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। इसके लिए मैं एलिमेंट मानता हूं लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एक्स। सेट एक्स के दो एलिमेंट मान लिए मैंने, ए कोमा बी, और क्या माना कि ए कोमा बी वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है बिलोंग्स टू आर है। तो ये क्या देगा मुझे, यही तो प्रूफ करते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मानते हैं उस सेट गिवन सेट में, और प्रूफ क्या कर देंगे बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर माना मैंने, ये क्या देगा मुझे, इन पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या देगा मैं मुझे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर क्या देगा कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। एफ बी इसको मैं यूं भी लिखता हूँ, देखो आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा इक्वल में। एफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ ए इक्वल्स टू एफ बी को मैं यूं भी लिखता हूँ एफ बी इक्वल्स टू एफ ए, पर एफ बी इक्वल्स टू एफ ए क्या देगा मुझे, क्या देगा कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू क्या है आर है। सो फॉर ऑल
ए कोमा बी बिलोंग्स टू एक्स। सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसके लिए 3 एलिमेंट, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एक्स। सेट एक्स के 3 एलिमेंट माने, और क्या माना, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर माना। ये क्या देगा कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, नंबर 1। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए याद करो, ये तो करते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मानेंगे, डेफिनेशन लगा देंगे, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर मानेंगे, डेफिनेशन लगा देंगे, फिर देखेंगे कि क्या ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। वह बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर माना मैंने, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर माना, डेफिनेशन लगा दी, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर माना, उस पर डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, एफ बी इक्वल्स टू एफ सी, नंबर 2। तो क्या देखो, नंबर 1 और 2 से ए और सी बराबर हो सकते हैं क्या, तो हो सकते हैं, देखो दोनों एफ बी के बराबर है। बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, एफ ए इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ सी, क्योंकि एफ ए भी एफ बी के बराबर है और एफ सी भी एफ बी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो गिवन रिलेशन R is an equivalence relation, तुल्यता संबंध है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 45 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 45 देखो क्या है कि निर्धारित कीजिए कि समुच्चय n में, सेट n में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी साचर्य है और कौन सी क्रम विनिमय है। बाइनरी ऑपरेशन दे रखे हैं सेट n में, नेचुरल नंबर के सेट में, और आपको प्रूव करने, चेक करने हैं कि कौन से कम्यूटेटिव हैं और कौन से एसोसिएटिव हैं, है ना। तो चेक करने के लिए पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं ना। 2 पार्ट दे दिए, ए और बी। पहला पार्ट करते हैं आंसर में, है ना, क्योंकि स्टार जो ऑपरेशन है n क्रॉस n टू n में, ये 1.4 पे बेस्ड एग्जाम्पल है ना। एंड ए स्टार बी क्या दिया उसने, क्या दिया, ए स्टार बी क्या दे रहा है, 1 फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू n, है ना। कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। दो एलिमेंट मानता हूँ, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर के 2 एलिमेंट लिए, है ना, इसलिए ए स्टार बी क्या देगा, 1 देगा, एंड बी स्टार ए क्या देगा, 1 देगा। ये डेफिनेशन नहीं है, कोई से एलिमेंट रखो, क्या दे रहा है वो 1 दे रहा है ना। तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या, है ना, तो इक्वल है, इसलिए ए स्टार बी इक्वल्स टू है बी स्टार ए इक्वल्स टू कितना है, 1 फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू n। सो गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएटिव की, है ना। इसके लिए 3 एलिमेंट मानते हैं, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू n, इसलिए ए स्टार बी स्टार सी क्या देगा मुझे, पहले देखो ए तो पड़ा है, ए तो पड़ा है अपनी जगह, स्टार बी स्टार सी क्या देगा, 1 देगा। बी स्टार सी ने क्या दिया, 1 दिया। बी स्टार सी देखो यहाँ डेफिनेशन से देखो, बी स्टार सी यहाँ कोई भी एलिमेंट रखूँ क्या देगा, 1 देगा, तो उसने 1 दे दिया। फिर वापिस ए स्टार 1 क्या देगा, 1 देगा, नंबर फर्स्ट। भी इन पे ऑपरेशन लगाया उसने 1 दिया, फिर इन दोनों पे ऑपरेशन लगाया उसने भी 1 दिया। ए स्टार चेक करते हैं, बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, 1 स्टार सी के साथ इसका ऑपरेशन लगाऊंगा तो वो भी क्या देगा, 1, नंबर 2। बी ऑपरेशन ही ऐसा है, ये बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी 2 एलिमेंट रखो वो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है ना। इससे मतलब ही नहीं है और बी से, उसको सिर्फ और क्या देगा, 1 देगा। बाय फर्स्ट एंड सेकंड गिवन
बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। तो फर्स्ट वाले पार्ट में वो ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, ठीक है। करते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट, क्योंकि स्टार जो है किससे है, n क्रॉस n टू n में है ना। अब अपन कोई भी एलिमेंट लेंगे, किससे लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, सो ऑर्डर्ड पेयर ले लो, बिलोंग्स टू n क्रॉस n है ना, क्योंकि अपन को डोमेन से एलिमेंट लेने, डोमेन कैसी है, n क्रॉस n है, और इसमें 3 एलिमेंट लिए ना, ठीक है। एंड डेफिनेशन क्या है कि ए स्टार बी क्या दे रहा है मुझे, ए प्लस बी अपॉन 2। अब किसकी बात करते हैं, पहले कम्यूटेटिव की, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n एंड ए स्टार बी क्या देगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या देगा, ए प्लस बी अपॉन 2, नंबर फर्स्ट। बी स्टार ए क्या देगा, बी प्लस ए अपॉन 2। बी ए स्टार बी क्या दे रहा है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट अपॉन 2, तो पहला एलिमेंट बी प्लस दूसरा एलिमेंट ए अपॉन में 2। क्या देखो ये दोनों इक्वल है क्या, ये हाँ इक्वल होते हैं दोनों, कोई भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ के 2 का भाग देंगे, ए और बी सेम है, यहाँ भी ए और बी सेम है, तो इक्वल वैल्यू आएगी ना। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या आया, ए स्टार बी इक्वल आया बी स्टार सी, सॉरी बी स्टार ए। सो गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो ठीक है। बात करते हैं एसोसिएटिव की। इसके लिए 3 एलिमेंट मानते हैं, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या लिया मैंने, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू क्या देगा मुझे, ए तो पड़ा है अपनी जगह, बी स्टार सी क्या देगा, डेफिनेशन लगाऊं बी स्टार सी पे, तो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट अपॉन में 2, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट अपॉन में 2, ठीक है। अब ये पहला एलिमेंट है, ये पूरा दूसरा एलिमेंट है। अब ये इस पर स्टार ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट अपॉन में 2। देखो ये तो पड़ा था अपनी जगह, इस पे ऑपरेशन लगाया तो उसने क्या दिया, बी स्टार सी क्या देगा, बी स्टार सी क्या देगा, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट अपॉन में 2, तो पहला एलिमेंट बी था इसमें, दूसरा एलिमेंट सी था अपॉन में 2। अब ये पूरा दूसरा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट ये रहा अपॉन में 2। इसको सोल्व करते हैं, देखो तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो 2a प्लस बी, एलसीएम ले लूँगा ना इसके नीचे एक मान के, प्लस बी प्लस सी अपॉन में 4, नंबर 1 3, नंबर 3 होगी भी, और कैसे हुआ, नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा ना। ए स्टार बी स्टार सी लिया, अब इनको पहले दो को ऐसे ए और बी को पहले एसोसिएट करेंगे, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, पहले इन पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट अपॉन में 2 अपॉन स्टार सी। इन पे ऑपरेशन लगाया, देखो इन पे ऑपरेशन लगाया तो क्या दिया, पहला एलिमेंट ए है प्लस दूसरा एलिमेंट बी है अपॉन में 2 आ गया, और सी स्टार में ऐसा कैसा पड़ा है, ठीक है। अब ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तो ये क्या देगा, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट अपॉन में 2, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो क्या देगा, ए प्लस बी प्लस 2c अपॉन में 4, नंबर 4, क्योंकि पहली दूसरी तो ये थी, थर्ड वो थी, फोर्थ ये थी। अब आप देखो तीसरे और चौथे को देखो, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखो, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, ये 2a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या a प्लस बी प्लस 2c। क्या किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर है ना, ABC क्या है, नेचुरल नंबर, क्या किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमेशा इक्वल आएंगे, तो नहीं आएंगे ना। तो क्या लिखेंगे, बाय थर्ड एंड फोर्थ ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। So given binary operation star is not associative, ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। ऐसे करते हैं, बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 46 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 46 है, क्या कह रहा है कि समुच्चय A जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3 पर से स्वयं तक
ए से 7 तक, मतलब ए से ए में तक सभी एक एक की फलन की संख्या लिखी। मतलब सेट ए से ए में कितने 1 फंक्शन बन सकते हैं उन सबकी संख्या, नंबर ऑफ फंक्शन जो सारे क्या हो 1 सेट ए से ए में संख्या लिखनी है ना। तो देखो पहले जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि सेट ए जो है वो क्या है 1 2 3 और एफ जो है कोई रिलेशन है वो सेट ए से क्या है सेट ए में है और 1 फंक्शन होनी चाहिए। देखो कैसे होंगे, देखो ये सेट ए है 1 2 3 और ये सेट बी है वो दोबारा है ए, क्योंकि ए से ए में है फंक्शन जो है वो क्या है ए से ए में। और 1 फंक्शन क्या हो, एक की इमेज सेट पहले सेट के एक हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो, तो एक की इमेज 1 हो सकती है 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। या एफ जो है ए से ए में है 1 2 3 1 2 3, एक की इमेज 2 हो सकती है, 2 की 1 हो सकती है और 3 की 3 हो सकती है। या ए से ए में फंक्शन है 1 2 3 1 2 3 है ना, एक की इमेज 3 हो सकती है, 2 की 2 हो सकती है और 3 की 1 हो सकती है ना। ये सारे क्या है 1 क्योंकि पहले सेट के एफ ए से ए में डिफाइन है, तो पहला सेट कौन सा डोमेन वाला सेट कौन सा ए, पहले सेट ए के डोमेन वाले सेट ए के हर एलिमेंट की दूसरे सेट ए में अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो एक इमेज एक ही है, 2 की एक ही है, 3 की एक ही, एक इमेज है अलग अलग है ना सबकी। यहाँ भी 1 की 2 है, 2 की 1 है और 3 की 3 है, तीनों की अलग अलग है। यहाँ भी 1 की 3 इमेज है और 2 की 3, नंबर ऑफ इमेज 3 नहीं है, एक की इमेज 3 है संख्या, मतलब इसकी इमेज क्या है 3 है, 2 की इमेज क्या है 2 ही है और 3 की इमेज क्या 1 है ना। तो ये तीनों क्या है फंक्शन 1 है। तो इस तरह से कितने और फंक्शन 1 बन सकते हैं वो हमें क्या करने हैं ज्ञात करनी है ना। तो लिखते हैं, देखो 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्रमचय और संचय में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, देखो कैसे इक्वेशन होगा ना। ये सेट एफ जो रिलेशन है 1 2 3 से 1 2 3 है ना, और ये ए से ए में है ना। तो पहला जो एलिमेंट है वो किस से जुड़ सकता है, 1 से जुड़ सकता है, 2 से भी जुड़ सकता है और 3 से भी जुड़ सकता है। मतलब एक की इमेज 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इस एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। एंड क्योंकि तीनों एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है, कोई भी एक एलिमेंट बच गया तो फंक्शन ही नहीं होगा। एंड है ना, और नहीं एंड के लिए अपन क्या लगाते हैं वहाँ मल्टीप्लाई, और होता है एंड, ये वाला एंड है ना, एंड और है ना, और होता तो प्लस, एंड होता तो मल्टीप्लाई। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में अपन ने ये सीखा था चैप्टर नंबर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले में, क्रमचय और संचय वाले में। नहीं देखा तो वहाँ से जाके आप एक बार देख सकते हैं ना। तो पहले एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो कितने ऑप्शन है 3 है। एंड दूसरे, अब एक की कोई ना कोई एक की इमेज तो होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी है ना। एक मान लो एक ने 1 को पकड़ लिया तो 2 के पास कितने ऑप्शन बचे, 2 बचे। इसकी इमेज कितनी हो सकती है, या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, तो कितने ऑप्शन है 2। एंड अब इसने भी 1 को मान लो पकड़ लिया और तीसरा एलिमेंट बचा, उसके पास कितनी इमेज बची, 1 ही बची, 1 ही ऑप्शन बचा है ना। तो ये है कितने फंक्शन बन सकते हैं 1 तो 3 दूनी 6 है ना। तो क्या लिखेंगे, समुच्चय, इसलिए समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित सभी एक की फलनों की संख्या बराबर 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना आया 3 दूनी 6। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, बढ़ते हैं हमने एग्जाम्पल नंबर 47 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।